आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत चीन सीमा विवाद पर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर की बातचीत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मंगलवार यानी कि 2 जून को एक बयान जारी करके कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा की स्थिति को लेकर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जब ट्रंप ने मोदी को फोन किया तब दोनों नेताओं के बीच भारत चीन सीमा स्थिति के बिंदु पर बातचीत हुई। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो विस्तारित G7 में भारत को शामिल करना चाहेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका में आयोजित होने वाले अगले G7 शिखर सम्मेलन में मोदी को आमंत्रित करते हुए ट्रंप ने भारत सहित अन्य महत्वपूर्ण देशों को इसमें शामिल करने के लिए समूह के दायरे का विस्तार करने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लद्दाख सीमा विवाद पर बोले राजनाथ सिंह, अच्छी खासी संख्या में आ गए हैं चीनी सैनिक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत के साथ चीन का सीमा विवाद गहराता ही जा रहा है। कई स्तर की बातचीत के बावजूद चीन मानने को राजी नहीं है। लद्दाख में हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा कि लद्दाख क्षेत्र में खासी संख्या में चीनी सैनिक आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी PTI ने एक इंटरव्यू के हवाले से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चीन पर की गई टिप्पणी के बारे में लिखा है कि राजनाथ सिंह ने कहा कि फिलहाल की जो घटना है ये बात सच है कि सीमा पर इस समय चीन के लोग भी हैं। उनका दावा है कि हमारी सीमा यहाँ तक है, भारत का ये दावा है कि हमारी सीमा यहाँ तक है। राजनाथ सिंह ने दोनों ओर के दावों पर कहा कि उसको लेकर एक मतभेद हुआ है और अच्छी खासी संख्या में चीन के लोग भी आ गए हैं, लेकिन भारत को भी अपनी तरफ से जो कुछ भी करना चाहिए भारत ने किया है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 50,000 करोड़ की सरकारी योजना से चीन छोड़कर भारत आएंगे मोबाइल हैंडसेट के दिग्गज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में भारत को दुनिया का शीर्ष देश बनाने के लक्ष्य के साथ ही 50,000 करोड़ की लागत से 3 नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा की है। लेकिन जानकारों की माने तो इतने प्रयास से मोबाइल हैंडसेट में चीनी प्रभुत्व को खत्म करना और दुनिया की टॉप मोबाइल कंपनियों को बुलाना आसान नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह ऐलान करते हुए मंगलवार को कहा कि मेक इन इंडिया किसी दूसरे देश को पीछे छोड़ने के लिए नहीं बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों एवं उसके कलपुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से ये योजनाएं शुरू की गई है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि CBSE बोर्ड 12th एग्जाम जाने कैसे बदल पाएंगे एग्जाम सेंटर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि CBSE की ओर से 10वीं और 12वीं के बाकी विषयों की बोर्ड की परीक्षा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के बाद लॉकडाउन को देखते हुए बोर्ड ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से बहुत से छात्र अपने गृह स्थानों को लौट गए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। इसे देखते हुए CBSE बोर्ड ने भी अपनी बोर्ड परीक्षाएं रोक दी थी। अब CBSE बोर्ड की 10वीं यानी कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए और देश भर में 12वीं की बची हुई परीक्षाएं 1 से लेकर 15 जुलाई के बीच में आयोजित करेगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि नई व्यवस्था के अनुसार छात्र एग्जाम सेंटर बदलने का आग्रह अपने स्कूल के माध्यम से कर पाएंगे। वे बोर्ड को एग्जाम सेंटर बदलने के लिए व्यक्तिगत रूप से आग्रह नहीं कर सकते। CBSE किसी नए जिले में बोर्ड से संबंधित स्कूल में छात्र का एग्जाम सेंटर आवंटित करेगा। कोई छात्र अगर उसी जिले में एग्जाम सेंटर चाहता है तो ऐसा संभव नहीं होगा। एग्जाम सेंटर में बदलाव की स्थिति में नया एग्जाम सेंटर किसी दूसरे जिले में आवंटित किया जाएगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि भारत से ही खुलेगी नेपाल की तरक्की की राह, लेकिन भरोसे में लेकर उठाए हर कदम। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में नेपाल ने भारत में निर्माणाधीन एक सड़क पर आपत्ति जताई है। यह सड़क उत्तराखंड में धारचूला को लिपुलेख से जोड़ती है जो करीबन 80 किलोमीटर लंबी है। दरअसल यह सड़क भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के समय को कम करने के साथ उनकी यात्रा को अधिक सुगम बनाएगी। नेपाल का कहना है कि वह भूभाग नेपाल का हिस्सा है। अपने हालिया वक्तव्य में नेपाली विदेश मंत्रालय ने भारत को चेतावनी भी दी है और कहा है कि भारत इस जमीन को वापस करे और भविष्य में ऐसा करने से बचे। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पिछले 24 घंटे में 8,909 नए केस, कुल मरीजों का आंकड़ा 2 लाख के पार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 8,909 नए मामले
मामले सामने आए और 24 घंटे में ही इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 217 लोगों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 4776 लोग ठीक भी हुए हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कुल मरीजों की संख्या 2,07,615 है। इसमें से 5,815 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि करीबन 50% यानी कि 1,03,003 मरीज कोरोना से जंग जीत चुके हैं। अभी देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 1,01,497 है। पिछले कुछ दिनों में मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा बड़ी तेजी से बढ़ा है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ट्रेन यात्रियों को बड़ा झटका। 4 जून से आपके घर के स्टेशन पर नहीं रुकेगी जोधपुर हावड़ा पूर्वा और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से अभी देश भर में अलग अलग शहरों के लिए कुल 230 ट्रेनें रोज चलाई जा रही हैं। इस बीच लॉकडाउन में तमाम नियम व शर्तें मानकर अपने घर आ जा रहे ट्रेन यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। अगर आप नई दिल्ली, कोलकाता, पटना, जोधपुर, पुरी और अमृतसर से अपने घर आ रहे हैं तो अब आपके घर के नजदीक वाले स्टेशन पर कई ट्रेनें नहीं रुकेंगी। जिन ट्रेनों का स्टॉपेज वापस लिया गया है उनमें हावड़ा पटना हावड़ा, हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस, नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस, नई दिल्ली पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, कोलकाता अमृतसर कोलकाता एक्सप्रेस शामिल है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केंद्र से राहुल ने पूछा क्या कोई चीनी सैनिक भारत सीमा में नहीं घुसा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव की खबरें आए दिन आ रही हैं। चीनी सैनिकों के घुसपैठ के बाद से भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार से सवाल पूछा कि क्या भारत सरकार इस बात की पुष्टि कर सकती है कि कोई चीनी सैनिक भारत सीमा में नहीं घुसा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि चीनी सेना द्वारा भारत सीमा में घुसपैठ के दुस्साहस पर मोदी सरकार क्यों मौन बैठी है। भारत की सुरक्षा व क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा कथित तौर से ये घुसपैठ लद्दाख में ग्वालन नदी वैली और पांगोंग झील के इलाके में हुई है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन के बीच भी चीनी के उत्पादन में अच्छी बढ़त, यूपी ने बनाया रिकॉर्ड। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन से भले ही देश की इकोनॉमिक तबाह हो गई हो, कई सेक्टर को भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन गन्ना उत्पादन के लिए तो यह मिठास बढ़ाने वाला ही साबित हुआ है। मई के अंत तक देश में गन्ना उत्पादन 268.21 लाख टन का हुआ, जो अनुमान से अधिक है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि लॉकडाउन के बीच भी गन्ना मिल जैसे कुछ उद्योग लगातार चलते रहे। अभी भी करीबन 18 चीनी मिलें शुगर कैन क्रशिंग कर रही है। देश में निजी चीनी मिलों के शीर्ष संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने मंगलवार को कहा कि इस साल के गन्ना पेराई सीजन 2019-20 में चीनी का उत्पादन 270 लाख टन हो सकता है। इससे पहले इस्मा ने इस साल 265 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान जारी किया था। हालांकि यह अनुमान एक साल पहले के मुकाबले 60 लाख टन यानी कि 18% कम ही है। दोस्तों, आपको बता दें कि असल में लॉकडाउन के बीच चीनी का बेहतर उत्पादन होने की वजह यह भी है कि देश के सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश के गुड़ और खांडसारी उत्पादकों का कामकाज बंद था। इसी वजह से गन्ना पूरी तरह से शुगर क्रशिंग मिलों को भेजा जा रहा था। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 2022 तक तैयार हो जाएगा दिव्य राम मंदिर, गर्भगृह के चारों तरफ समतलीकरण का काम लगभग पूरा। दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में ढील के साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी गति पकड़ने लगी है। रामलला के गर्भगृह स्थल के चारों तरफ 11 मई से चल रहा समतलीकरण कार्य लगभग पूरा हो गया है। मंदिर की आधारशिला रखने की रूपरेखा तय की जा रही है। उधर श्री राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत कमल नयन दास ने मंगलवार को कहा कि दिव्य भव्य राम मंदिर 2022 तक तैयार हो जाएगा। शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम मंदिर की आधारशिला रखने के लिए आग्रह किया जाएगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मनरेगा में मिलने वाले काम को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर सकती है यूपी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए राज्य की योगी सरकार मनरेगा के तहत दिए जाने वाले काम के दिनों को बढ़ा सकती है। फिलहाल मनरेगा श्रमिकों को साल भर में 100 दिन का काम मिलता है, लेकिन राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री मोती सिंह ने इंडिया टीवी को बताया कि सरकार मनरेगा के तहत दिए जाने वाले कार्य को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने पर विचार कर रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा श्रमिक लौटे हैं। दूसरे राज्यों से लौटे प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सरकार रोजगार के अवसर तलाश रही है और शुरुआत में मनरेगा के तहत दिए जाने वाले काम के दिनों को बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी
खबर की तरफ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ट्रंप ने भारत को दिया G7 में शामिल होने का न्योता, तो बुरी तरह से भड़का चीन, कहा कि गुटबंदी की कोशिश नाकाम होगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते इस समय बेहद ही बुरी स्थिति में पहुंच गए हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इस बीच ग्रुप 7 यानी कि G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना पर चीन बुरी तरह से भड़क गया है। चीन ने मंगलवार को ट्रंप के इस प्लान पर नाराजगी भरी प्रतिक्रिया जताई और कहा कि बीजिंग के खिलाफ किसी भी गुटबंदी का प्रयास नाकाम साबित होगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और 3 अन्य देशों को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित करने की ट्रंप की योजना के बारे में पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन का मानना है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों को विभिन्न देशों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने वाला होना चाहिए, जिससे कि बहुपक्षीयता कायम रह सके और विश्व शांति तथा विकास को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि यह दुनिया भर के देशों की भारी बहुमत की भूमिका है। उन्होंने कहा कि चीन के खिलाफ कोई भी गुटबंदी का प्रयास विफल होगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अरब सागर में बने निसर्ग चक्रवात का हरियाणा में भी मौसम पर असर, अभी बारिश जारी रहेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अरब सागर में उठा निसर्ग चक्रवात हरियाणा के मौसम का मिजाज भी बिगाड़ सकता है। बुधवार सुबह से ही राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश व बूंदाबांदी हो रही है। इस चक्रवात के कारण राज्य में अभी बारिश जारी रहने की संभावना है। राज्य में 5 व 6 जून को भारी बारिश व तेज हवाएं चल सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।